सदिश योग के त्रिभुज का नियम। तो पिछली क्लास में हमने योग करने के 2-3 तरीके देखे थे, सिंपल घटक के संबंध में और ग्राफिकल ज्यामितीय रूप से घटक तोड़ के योग कैसे करते हैं। आज हमें दो सदिशों के त्रिभुज का योग के त्रिभुज का नियम पढ़ना है। मान लीजिए कोई सदिश मैंने ये बनाया ए, ये ए सदिश है बेटा। ए सदिश कि यहां से यहां तक ये जो लंबाई है वो परिमाण बताएगा, एरो ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। इसके साथ मैंने कोई दूसरा सदिश ले लिया, ये सदिश है अपना बी, इसकी लंबाई ये रही, इसका परिमाण है ये और ये दिशा बता रहा है। इनके बीच का कोण है ये बेटा ये थीटा। ये कह सकते हैं दोनों सदिश के बीच का कोण सही रूप से प्रदर्शित है क्या? बिल्कुल, दो सदिश के बीच का सही रूप से कोण प्रदर्शित है, क्योंकि दोनों सदिश का यहां पे पूछ से पूछ मिल रहा है और जब पूछ से पूछ मिलेगा तो उनके बीच का जो छोटा वाला कोण होता है ये उन दोनों सदिश के बीच का कोण है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो एक तरीका मैंने बताया था, मान लो इसका परिमाण दे दिया कुछ, तो तरीका बताया था घटक तोड़ के जोड़ना। घटक तोड़ के कैसे जोड़ते हैं? ये रहा आपका ए, पूरा का पूरा इधर एक्स में है, इसको आई मान लेना आप इधर है तो, और इसका दो घटक होगा, एक आगे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ये जे वाला आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेना, ये आई वाला आ जाएगा, फिर 90 डिग्री पे इनका परिमाण निकाल देना। इस तरीके से सदिश को जोड़ना मैंने आपको घटक तोड़ के सिखाया था। अब त्रिभुज का योग का नियम क्या कहता है वो स्टेटमेंट देखिए। यदि दो सदिश का परिमाण तथा दिशा, ये दो सदिश है, ये बेटा दो सदिश है अपना, ये दो सदिश है अपना, ये ए और बी दो सदिश है, इस दोनों सदिश का परिमाण और दिशा यदि त्रिभुज के दो भुजा से निरूपित किया गया है, यदि दो सदिश का परिमाण तथा दिशा त्रिभुज के दो भुजा से प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होता है वो दोनों सदिश के योग के परिमाण के बराबर होता है और तीसरी भुजा की जो दिशा होती है वो उनके परिमाण के विपरीत होती है। मतलब तीसरी भुजा को जो दिशा होगा उन दोनों के परिमाण, उन दोनों के परिणामी, उन दोनों का योग की दिशा से विपरीत होगा। समझ नहीं आया ना? अभी बना के दिखाता हूं, समझ आएगा। क्या कह रहे हैं ये पढ़ लो एक बार। दो सदिश का परिमाण तथा दिशा त्रिभुज के दो भुजा से प्रदर्शित करते हैं। यदि त्रिभुज के दो भुजा से प्रदर्शित करते हैं तो त्रिभुज का जो तीसरा भुजा है वो दोनों सदिश के योग के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। मतलब उसकी जो लंबाई होगी योग दोनों सदिश के योग के परिमाणी को प्रदर्शित करेगा और जो दिशा होगी वो भुजा के दिशा के विपरीत होगी। अब वो भुजा के दिशा के विपरीत क्यों होती है आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। ये दो सदिश है मान लो, अगर इस सदिश को इस तरीके से मैं थोड़ा सा आगे और पीछे शिफ्ट करूं कि पहले सदिश का, अब देखो ये एक त्रिभुज का एक भुजा को प्रदर्शित कर रहा है तो दूसरा भुजा तो यहीं से शुरू होगा, तो इसको इस तरीके से शिफ्ट करते हैं कि बी का पूंछ ए के सर से मिल जाए, बी का जो पूंछ है वो ए के सर पे आ जाए। मतलब बी जो खड़ा होना चाहता है ए के सर पे खड़ा हो गया। अपनी परिमाण और दिशा को समान रखते हुए जो बी है वो ए के सर पे खड़ा हो गया। चलो खड़े हो जाओ। जैसे मान लो ये है, सिर्फ एक बढ़िया तरीका क्या हो सकता है इसके, देखो ये ए है मान लो, ये इसका सर है, ये इसका सिर है। बी क्या करेगा? इसके सिर पे खड़ा हो जाएगा, इसके सिर पे खड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये दो भुजा हो गए त्रिभुज के। तीसरा भुजा, अगर कोई त्रिभुज होता है इसका तीसरा भुजा कैसे बनाते आप? तो पहला भुजा दूसरा भुजा, क्या त्रिभुज बंद होना चाहिए? तो तीसरा भुजा इसका बनेगा यहां से यहां तक, ऐसे ये बनेगा इसका तीसरा भुजा, ये बनता है इसका तीसरा भुजा। अगर मैं ये दोनों सदिश को जोड़ता हूं जो इस त्रिभुज के भुजा से प्रदर्शित है तो तीसरा भुजा इन दोनों के योग के परिमाण को बताएगा। मतलब जो ए सदिश प्लस बी सदिश का योग करके जो आएगा वो आर सदिश होगा, ये आर सदिश का परिमाण बताएगा। और इसकी जो दिशा होगी इसके दिशा से, इसके भुजा की दिशा से विपरीत होगी। मतलब मैं क्या करूं, ये एरो यहां से हटा के अगर मैं इस तीसरा भुजा को प्रदर्शित ना करके मैं इन दोनों के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा हूं तो शुरू तो यही से होगा लेकिन ये खत्म यहां पे होगा और ये इसका दिशा बताएगा। किसका दिशा बताएगा? आर का। तो ये आर वेक्टर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया? आर वेक्टर। इस काम को कैसे करेंगे उसके लिए यहां पे स्टेटमेंट भी लिख दिया मैंने। ए तथा बी सदिश को जोड़ने के लिए कैसे जोड़ना है? त्रिभुज के नियम से जोड़ने के लिए ए तथा बी सदिश को त्रिभुज के नियम से जोड़ने के लिए, ए तथा बी सदिश को जोड़ने के लिए किसी एक सदिश को, ए को या बी को, पहला भुजा किसी को भी बना सकते हैं बेटा, ए को या बी को स्वयं के सापेक्ष इस तरह विस्थापित करते हैं
ताकि ताकि बी का पैर हमें बता दिया आपको, क्योंकि बी का पैर ए के सर पे आना चाहिए। क्या ले, बी का पूंछ ए के सिर पर रखते हैं। क्या करते हैं, बी का पूंछ ए के सिर पे रखते हैं। तो ए प्लस बी का जो परिणामी सदिश होता है, ए प्लस बी के परिणामी सदिश को सदिश ए के पूंछ से, सदिश ए के पहला सदिश के पूंछ से सदिश बी के सिर तक की जो रेखा होती है वो प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हो, आर को, आर सदिश को। आर सदिश कैसे प्रदर्शित होगा, आर सदिश ए के पूंछ से बी सदिश के सिर तक जाएगा। क्या होगा, ए के पूंछ से, देखो ए के पूंछ से बी सदिश के सिर तक जाएगा। ये हो गया। फिर से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि एक सदिश को ए रहने दो, किसी एक को ही करना है, या ए को करो या बी को करो। इस तरीके से करो कि जो दूसरा सदिश है ए के सर पे खड़ा हो जाए, मतलब दूसरा सदिश का पैर ए के सर पे हो। तो ये इसको बी को धीरे धीरे आगे करा, बी को धीरे धीरे आगे करा, ये आ गया तेरा बी, ये आ गया तेरा बी आ गया, ये ए था ये बी आ गया। तो पहले सदिश के क्या क्या क्या, पहले सदिश के पूंछ से दूसरे सदिश के सिर को मिला दो, ये हो जाएगा दोनों सदिश का योग, ये हो जाएगा दोनों सदिश का योग, ये आर सदिश हो जाएगा। दोनों सदिश का योग का जो परिमाण होगा वो इस सदिश से पता चलेगा। यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी इसका परिमाण बताएगा, और दिशा इस तरीके से पता चलेगा। देखो जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज का साइड इस तरीके से बनाते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये पहला कोण हो गया मान लो, ये दूसरा सदिश था तो ये बी बन गया। तीसरा भुजा कैसे बनेगा, यहां से यहां तक तीसरा भुजा बनेगा, ये मान लो सी बनेगा, तीसरा भुजा बनेगा। तो त्रिभुज योग का नियम कहता है यदि दो सदिश त्रिभुज के दो भुजा से प्रदर्शित किया गया है तो तीसरा भुजा जो होगा इनके योग के परिमाण को बताएगा और दिशा विपरीत बताएगा। मतलब ये क्या बताएगा, इनके यहां से यहां तक उल्टा दिशा कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा इन दोनों का योग सी सदिश। क्लियर है बात। अब आओ आगे बात करते हैं। यहां तक समझ आ गया। दोनों स्टेटमेंट असल में एक ही चीज को लिख रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज को लिख रहा है। ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन को परफॉर्म कैसे करेंगे, इस तरीके से ए तथा बी सदिश को जोड़ने के लिए किसी एक सदिश को स्वयं के सापेक्ष इस तरह विस्थापित करते हैं कि दूसरे सदिश का जो पूंछ होता है वो पहले सदिश के सर पे खड़ा कर लेता है। फिर पहले सदिश के पूंछ से दूसरे सदिश के सिर को मिला देते हैं। वो पहले दो सदिश के योग के परिमाण को दर्शाता है, मतलब योग को दर्शाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को दर्शाता है। ठीक है भाई, चलो अब मुझे इसको फॉर्मुलेशन करना है इसका। तो देखिए पहले समझिएगा, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो अपन ने क्या करा है, अपन ने बी सदिश को आगे शिफ्ट करा है, मतलब ये रहा आपका ए सदिश का ओरिजिनल डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का कोण क्या बताएगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, यही तो था, यही तो ए की तरफ है, ये की डायरेक्शन की तरफ है, यहां से पूछ मिला था दोनों का, तो ये थीटा डिफाइन हुआ था, तो ये थीटा हो जाएगा। बी का परिमाण क्या होगा, असल में बी का परिमाण यहां से यहां तक आएगा। अब इस बी के परिमाण का अगर मैं घटक लूं, क्या लूं मैं, बी के परिमाण का क्या लूं, घटक लूं। पहले स्टेप में क्या किया, बी को इस तरीके से शिफ्ट किया कि बी का पूंछ जो था ए के सर पे आ गया, फिर ए के पूंछ से बी के सर तक को मिला दिया, वो इन दोनों के योग के परिमाण को बताता था। अब मैं क्या करता हूं, इस बी का घटक लेता हूं। बी का घटक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं इस चीजों को। मैं क्या करता हूं, बी के घटक को लेता हूं, यहां से यहां तक की लंबाई बोलो कितनी होगी बी, इसका एक्स घटक क्या होगा, तो पहले से यहां तक ए था, पहले ए को बना लिया। अब मैं यदि b के घटक को लेता हूं, यहां से यहां तक इसका घटक लेता हूं, तो इसका x घटक यहीं तक आएगा, ये आपको पहले समझा चुका हूं मैं, और y की दिशा में घटक यहां से यहां तक आएगा। ये घटक जो होगा वो होगा यहां से यहां तक, वो होगा b cos थीटा, और b का y घटक यहां से यहां तक होगा, ये होगा आपका b sin थीटा। ये क्या होगा, b sin थीटा। मतलब इस a को मैंने यहां से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां पे समझिएगा कि ए के पूंछ से लेके बी का सर यही तक है, ए के पूंछ से लेके बी के सर तक को एक लाइन से मिलाएंगे, वो जो लाइन का लंबाई होगा वो ए सदिश और बी सदिश के योग के परिमाण को बताएगा, और उस लाइन के सर पे ये जो टोपी होगा वो इस सदिश के दिशा को बताएगा। मतलब परिमाण और दिशा दोनों ही मिल गया, मतलब ये ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर पूरा मिल गया। ठीक है, अब ये कौन एंगल थीटा था उससे अपने काम कर लिया, ये थीटा है, क्या ये भी थीटा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये इंक्लिनेशन थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये देखो नीचे झुक गया है, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, क्योंकि असल में ये वाला जो एंगल था थीटा वो ए और बी के बीच का एंगल है, और ये जो कुछ भी बन रहा होगा, मान लो अल्फा लिख लेता हूं, ये अल्फा किसके बीच का एंगल है, ये अल्फा है ये अल्फा है बेटा रिजल्टेंट आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण, मतलब ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक के लेंथ को
क्या मैं कह सकता हूं कि यह है a प्लस बी कॉस थीटा? बिल्कुल कह सकता हूं। और यहां से लेकर के यहां के लेंथ को क्या मैं कह सकता हूं यह है b साइन थीटा? एग्जैक्टली ये b साइन थीटा ही तो है। ये क्या है? b साइन थीटा। ये मैं कह सकता हूं। ठीक है सर, कह लो, उसमें क्या दिक्कत है? अब बात यह है कि जिस तरीके से आपने घटक तोड़ना या घटक को जोड़ना सीखा था, यहां पे समझो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस वेक्टर का ही एक घटक है a प्लस बी कॉस थीटा? अरे भाई, तूने यही तो पढ़ा था कि कोई सदिश यहां से अगर एक्स एक्सिस अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका घटक कहां से कहां तक होगा? इसका घटक एक्स की दिशा में यहां से यहां तक होगा, और इसका वाई की दिशा में दो रेक्टेंगुलर घटक, दो लंबवत घटक ये आएंगे। अब ये जो दो लंबवत घटक हैं, ये x की दिशा का घटक है और ये y की दिशा का घटक है। ये दोनों जो लंबवत घटक हैं, इन्हीं इसी का तो घटक है। मतलब ये जो r वेक्टर है वो इसका x का घटक और ये y का घटक है। या इसका उल्टा कहूं मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां से लेकर के यहां का x एक्सिस की दूरी और y एक्सिस की दूरी को अगर मैं परिमाणी x का परिमाण प्लस y के परिमाण से जोड़ दूं सदिश योग के नियम से, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, और लंब हो गया, तो ये कर्ण मिल जाएगा। मतलब ये जो r का परिमाण है, ये जो r का परिमाण है, r सदिश का परिमाण है, ये रूट अंडर a प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा बेटा? a प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा? a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा। यहां तक में कोई बुराई नहीं है। अब इस होल स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूं तो ये टर्म बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे b कॉस थीटा हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ आया आपको? अब यहां पे देखिए टर्म, आप a स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। बी स्क्वायर कहीं नहीं है यहां पे, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस यहां पे बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये पहला टर्म बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये टर्म बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक टर्म आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? ये 2ab कॉस थीटा, 2ab cos थीटा। यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो ये जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा आपका रूट अंडर, क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 हो गया, ये हो गया 2ab cos थीटा। यहां पे a स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b स्क्वायर क्या है? सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a क्या है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड cos थीटा वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन, मतलब a तथा b के बीच का कोण है, a तथा b के बीच का कोण है। तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इस तरीके से याद होना चाहिए कि रात में नींद में भी कोई उठा दे तो तुम तुरंत से बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट होता है। कोई कुछ नहीं पूछ रहा, रात में आधी रात को उठ के 2 बजे तुम्हें यही सपनाना चाहिए कि एक वेक्टर और दो वेक्टर के योग का जो परिमाण होगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा जो है ए और बी वेक्टर के बीच का क्या है? कोण है, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है भाई, ये तो हमें क्या पता चला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग पता चला, सम पता चला, कि सम का सिर्फ परिमाण पता चला? सम का सिर्फ परिमाण पता चला, तो इसे सिर्फ सम का परिमाण निकालेंगे इस सूत्र से। दिशा कैसे निकालेंगे? दिशा निकालने का दूसरा सूत्र आएगा। क्या आएगा सर दिशा निकालने का दूसरा सूत्र? वही त्रिभुज का नियम का यूज करेंगे अपन। बताओ, यहां से अगर मुझे पता है ये है ऊर्ध्वाधर घटक और ये है क्षैतिज घटक, अच्छा ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्स एक्सिस के घटक को कहते हैं क्षैतिज घटक और वाई एक्सिस के घटक को कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। लिखो इस बात को, क्षैतिज घटक मतलब ये वाला, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ये वाला। तो बताओ यहां से tan अल्फा जो बनेगा, क्या tan अल्फा है? क्या tan अल्फा दिशा है? किसका दिशा है? r का दिशा है। कहां से? a सदिश से है, b सदिश से नहीं है, किससे? a सदिश से है। वो क्या होगा? वो होगा tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? लंब है तुम्हारा b साइन थीटा और आधार है a प्लस बी कॉस थीटा। ये आएगा tan अल्फा।
ये tan अल्फा आ गया साहब, tan अल्फा होगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ये tan अल्फा कहां से दिशा बता रहा है? a से। अच्छा मान लो मैं यहां से एंगल बता देता हूं कुछ बीटा, ये तो 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एंगल है बीटा। तो tan बीटा क्या लिख सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। tan बीटा आप लिख सकते हैं बेटा, यहां पे जगह स्पेस है मैं लिख रहा हूं, tan बीटा लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इसी को यूज कर लो, रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसी को यूज कर लो। देखो ये a से बता रहा था तो b के हिसाब से लिखा था ऊपर में b sin थीटा, तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस b cos थीटा। ये लॉजिक से लिखा है मैंने, बुद्धि से लिखा है, बुद्धि तुम्हारे पास भी है, बुद्धि लगाओ अपने आप पता चलेगा। बताओ एंगल कहां से बताना है? a से बताना है तो यहां पे आएगा a, सामने इधर आएगा a, बाकी वाला होगा b से बताना है तो b अकेला होगा यहां पे, जिससे बताते हैं वो अकेला यहां पे होता है, नीचे में ये b से है तो b यहां पे, बाकी में क्या होगा? लंबवत b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। a से एंगल है, ये परिणामी का b से एंगल है। बताइए यहां पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। बताइए नेक्स्ट, जो a तथा b वेक्टर का परिमाण है r वेक्टर, a प्लस b वेक्टर के योग का जो परिमाण है r वेक्टर, उसका परिमाण है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में अपन बात करते हैं। स्पेशल केस लाइक, यदि थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा? यदि थीटा इनके बीच का 60 डिग्री है तो क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपन यहां तक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, करते हैं इसको, जनरलाइज करते हैं पर्टिकुलर एंगल पे। तो देखिए, अगर मैं एंगल 0 डिग्री की बात करूं, एंगल किसकी बात करता हूं मैं? 0 डिग्री की। तो यहां पे 0 डिग्री रखता हूं, इसका मतलब है दो सदिश a तथा b दोनों के बीच का कोण शून्य है। यदि दोनों के बीच का कोण शून्य है तो cos 0 का वैल्यू होता है बेटा 1। तो r बराबर क्या आएगा? देखो r बराबर आएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और रूट के अंदर जो टर्म बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस सॉरी, अरे भाई ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। मोदी जी का भाषण नहीं सुना था? a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो एक्स्ट्रा 2ab आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहां पे रूट भी लगा है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर आएगा सिंपल आपका a प्लस बी। ऐसा कैसे बेटा? वेक्टर में के टर्म्स में ऐड करो, स्केलर के टर्म्स में ऐड करो, बात बराबर होगी क्या? हाँ बिल्कुल बात बराबर होगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या लिया अपन ने? 0 डिग्री एंगल लिया है। तो 0 डिग्री एंगल लेने से क्या होता है? 0 डिग्री एंगल लेने से ये होता है कि सिंपल दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 ऐसे है, दो वेक्टर ऐसे है। एग्जाम्पल भी ड्रॉ कर देता हूं, एक वेक्टर a ये रहा और दूसरा वेक्टर b ये रहा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? a प्लस बी दोनों का परिमाण ही जुड़ेगा। आगे की तरफ 10 न्यूटन लगाए और आगे की तरफ 20 न्यूटन लगा, तो टोटल कितने न्यूटन लगेंगे? 30 लगेंगे। सीधी सी बात है, दोनों आगे की तरफ लग रहा है, सिंपल योग हो जाएगा 0 डिग्री पे। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब आगे चलो सर, आगे देखते हैं। 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ab, ये टर्म बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर 90 डिग्री एंगल रख दूं तो 90 डिग्री रखूंगा तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। आपको याद होना चाहिए, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये जो टर्म बनेगा वो बनेगा r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब a और b का जो सम होगा वो सिंपल होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हें ऐसा लग रहा हो सर ये तो वो वाला है, कौन सा वाला सर? इसको देखा है, कहाँ देखा है सर? ये जब x एक्सिस में किसी वेक्टर का कंपोनेंट होता है और y एक्सिस में वेक्टर का कंपोनेंट होता है तो ऐसे ही जोड़ते हैं, x घटक का होल स्क्वायर प्लस y घटक का होल स्क्वायर। तो बात तो वही बन गया ना बेटा। एक वेक्टर सीधा देखो, यहाँ पे देखो, एक वेक्टर तुम्हारा है x में a, दूसरा वेक्टर है तुम्हारा y में b 90 डिग्री पे। तो वही हो गया ना कि इन दोनों का सम कहीं ऐसे इधर आएगा। ये सम का, ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट ये हो गया, y कंपोनेंट ये होता है, ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड निकालोगे। अच्छा, इसको दूसरे टर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रूट उधर चला जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो r आएगा
और 0 डिग्री पे जो आर आया है कौन ज्यादा होगा? 0 डिग्री वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बस, और यहाँ पे क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपका गणित है बड़ा कमजोर, और गणित कमजोर होने की वजह से क्या होता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता कौन बड़ा कौन छोटा। अरे भाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, वो इस आर से छोटा होगा सिंपल ए प्लस बी से। तुम्हें लग रहा होगा सर स्क्वायर करके जोड़ा है तो रामलाल रूट भी तो होगा। रामलाल गई के चल इधर देख 120 डिग्री पे 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 120 डिग्री का मान होता है जितना 60 का होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जितना 60 का होता है उतना ही होता है। तो परिमाण इसका कितना होगा? परिमाण वही रहेगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या बात कर रहे हो? लेकिन सर सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू तो निगेटिव हो जाती है। हाँ, ये बात सही पकड़ा तूने यार। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 180 पे आते हैं। 180 तो कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। तो आर बराबर बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पता है कि ये होगा ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर बचेगा ए माइनस बी। तो असल में ये जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे सिंप्लीफिकेशन देखा है वो ये सेम दो वेक्टर का है, लेकिन उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल डिफरेंट है। तो अगर मैं बोलूं तुमसे कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का सम कितना हो सकता है, तो बोले से 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का सम 20 होगा। नहीं, ये स्केलर नहीं है। 10 न्यूटन एक फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का जो सम होता है वो एंगल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लो इस चारों केसेस में जो मैंने दो वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड फिक्स है और बी का अपना मैग्नीट्यूड सेम है। सारों केस में ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या चारों केस में ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम रख के जोड़ने पे क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? नहीं, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उन दोनों का एंगल क्या है। अगर मैं यहां पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि ए बराबर है 10, ए का मैग्नीट्यूड है 10 और बी का मैग्नीट्यूड है 10, बताओ 10 और 10 का जोड़ कितना होगा? सारे केस में ए और बी का मैग्नीट्यूड मैंने सेम लिया है, तो बताओ ए और बी को जोड़ने के बाद 10 को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या होगा? तो वो 0 से 20 के बीच में कुछ भी होगा, 0 से लेकर के 20 के बीच में कुछ भी होगा, क्योंकि इन दोनों का योग का अधिकतम मान, अगर इन दोनों के बीच में कौन 0 डिग्री होगा तो अधिकतम मान होगा। इसको मैक्स लिखने में कोई बुराई नहीं है, वो होगा a प्लस बी, और जो न्यूनतम मान होगा इसको मीन लिखने में कोई बुराई नहीं है, वो होगा a माइनस बी, और बाकी सारे रिजल्ट इन्हीं के बीच में आएगा। तो इसका मतलब आप ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप? एक जनरलाइज स्टेटमेंट। क्या है जनरलाइज स्टेटमेंट? आर जो है उस वो ए माइनस बी के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये मिनिमम है। कैसे? जब तुम 10 और 10 को पैरेलल लगाओगे तो 20 होगा, और 10 और 10 को उल्टा लगा दोगे तो क्या होगा? 0 होगा, और बाकी सारे वैल्यूज के बीच में आएंगे, 0 और 20 के बीच में आएंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो a प्लस बी के उनके परिमाण के योग के बराबर होता है, सिंपल, और उनका जो न्यूनतम मान होता है वो उनके परिमाण के घटाव के बराबर होता है। मतलब ये जो सदिश का परिमाण है, आर वेक्टर लगा देता हूं, मॉड लगा दिया तो परिमाण ही हो गया, वो a माइनस बी के बराबर या उससे ज्यादा होगा, या a प्लस बी के बराबर या उससे कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर एडिशन के बारे में, बहुत ही ज्यादा बेटा, बहुत ही ज्यादा याद रखना पड़ेगा आपको ये बात। ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में होता है, मतलब किसी भी दो सदिश का जो योग है उसका जो परिमाण होगा ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में आएगा, जहां ए और बी ए तथा बी के परिमाण है। ठीक है ना? तो अच्छे से पॉज करके तो समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था आपने, ये आपको लिखना है और इसको रट्टा लगाना है। ये जो मैं लिखता हूं ना, जहां लिख देता हूं वहां पे ऐसा है कि सब कुछ भूल जाओगे लेकिन ये याद रहना चाहिए। ये सब भूल जाओ, 0 पे क्या होता है, 80 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 100 पे क्या होता है, ये याद रहना चाहिए। जहां पे ऐसा लिखा हो वो याद रहना चाहिए। और कहीं भी लिखा था देखिए, इसके आगे लिखा याद रहना चाहिए, इसके आगे लिख देता हूं ये भी याद रहना चाहिए, ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो ये दोनों को पॉज करके बहुत अच्छे से लिखो। नहीं किया तो अब लिख लो, पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, आगे सवाल देख लो। देखो, यदि दो सदिश r बराबर a प्लस बी है, मतलब ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो सम है वो r वेक्टर है, निम्नलिखित में से किस में r तथा b वेक्टर तथा a वेक्टर को ज्योमेट्रीय रूप से सही से प्रदर्शित किया है? ये क्या सवाल है यार? ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये आपका चौथा ऑप्शन है।
किसमें सही रूप से प्रदर्शित किया है। कैसे देखेंगे किसमें सही रूप से प्रदर्शित किया है या नहीं किया है? तो चलो देखते हैं पहले ये वाला, ये देखते हैं। ये इधर ए वेक्टर है, ये इधर वी वेक्टर है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर ट्रायंगल रूप से जोड़ा जाए तो ये होगा आपका पहले ए वेक्टर, ठीक है भाई, ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर है ये, और बी को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि बी का पैर ए के सर पे आना चाहिए। तो देखो ये बी का पैर है, ये है ए के सर पे आना चाहिए। कुछ नहीं करना था मुझे, क्या करना था, इसको शिफ्ट करके आगे ले जाना था, बस इसको शिफ्ट करके आगे ले जाना था, ले आया मैं शिफ्ट करके आगे। अब जो इन दोनों का योग होगा वो पहले के पैर से दूसरे के सिर तक होगा, तो पहले के पैर से दूसरे के सिर तक होगा, ये होगा आर। अब असल में देखिए क्या ये आर ये आर सेम है, ये आर तो इस तरफ जा रहा है यार, और ये आर इस तरफ जा रहा है, इधर है ये आर और ये आर इधर है, ये गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, ए ऊपर है, ए के सर पे बी का पैर रखिए, ये बी का पैर यहाँ है, बी का पैर यहाँ हो जाएगा। क्या करना था, असल में कुछ नहीं करना था, दोनों का पैर से पैर मिल रहा है, अपने को पैर से पैर नहीं मिलाना जोड़ने के लिए, एंगल देखने के लिए पैर से पैर और सिर से सिर मिलाते हैं। ध्यान से सुनना, एंगल देखने के लिए सिर से सिर मिलाते हैं और पैर से पैर मिलाते हैं, लेकिन सदिश त्रिभुज, सदिश मतलब सदिश को त्रिभुज हिंदी में बोलने में थोड़ा गलत हो जाता है, फ्लुएंसी नहीं आती, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा फ्लुएंसी होता है, कोई बात नहीं, समझना। दोनों के बीच का कोण देखने के लिए दोनों के सिर से सिर को मिलाते हैं या पैर को पैर से मिलाते हैं, फिर उन दोनों के बीच का जो न्यूनतम कोण होता है, दो सदिश के बीच का कोण आता है। लेकिन त्रिभुज योग के नियम से जोड़ने के लिए दोनों को एक के सर पे दूसरे का पैर रखते हैं, एक के सर पे दूसरे का पैर रखते हैं और फिर यहां से यहां तक मिला देते हैं, वो रिजल्टेंट होता है। कैसा ही है? नहीं है सर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये रहा ए, यहां से ये बनेगा बी, यहां से ये बनेगा बी। अब क्या करना अपने को, ए के पैर पे नहीं, ए के सर पे बी का पैर रख दिया, अब ए के सर से बी के, ए के पैर से बी के सर को मिला दो, ये रहा रिजल्टेंट। ये इधर आना चाहिए रिजल्टेंट, लेकिन रिजल्टेंट तो नीचे जा रहा है यार, सारे गलत है क्या? मास्टर ने सारे ऑप्शन गलत बना दिए। आओ देखते हैं मास्टर ने चौथा ऑप्शन क्या बनाया। ये ए है, ये बी है, ये आर है। चलो पहला बनाओ, ए बनाया सर, पहला बनाया ए। दूसरा बनाओ भाई, दूसरा का पैर रख दो पहले के सर पे सर, दूसरा देखो बनाया हमने बी, ये बना ए, ये रहा बना बी, ठीक है। अब बताओ, दूसरा भी बन गया, अब बताओ रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट। क्या इसका जो डायरेक्शन है क्या मैच कर रहा है? ए के सर से बी का, ए के पैर से बी का सर मिला होगा, यही तो रिजल्टेंट होगा। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो ये काम मैंने जानबूझ के मजदूरी करके एक बार दिखाया आपको। असल में इनको जोड़ने के लिए आपको ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा? एक तरीका है, जो रिजल्टेंट होता है ना, दो वेक्टर का जो योग होता है, योग का परिमाणी होता है, वो हमेशा दोनों सदिश के बीच में ही आना चाहिए, वो दोनों सदिश के बीच में आना चाहिए। ये देखो पहले सदिश से शुरू करते हैं, ये रहा आपका सदिश ए और ये रहा बी। तो क्या लगता है, ए वेक्टर इधर है, इसका इफेक्ट इधर है, बी का इफेक्ट इधर है, जो दोनों के जोड़ के इफेक्ट इधर होगा। अरे भाई मान ले मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पे मेरे तेरे हाथ पे एक फोर्स इधर लगाया, तू मुझे इधर खींच रहा है, एक मुझे ऊपर खींच रहा है, मैं उधर जाऊंगा, इन दोनों का इफेक्ट उस तरफ होगा कि इन दोनों का इफेक्ट बीच में इधर आएगा। इन दोनों का इफेक्ट तो बीच में ही आएगा ना यार इधर। बहुत लॉजिकल बात है भाई। एक मुझे इधर खींच रहा है, एक मुझे ऊपर खींच रहा है, मैं कहां जाऊंगा? इन दोनों के बीच में जाऊंगा, मैं उधर थोड़ी ना जाऊंगा। तो दो सदिश का जो प्रभाव होता है, जो उनका कंबाइंड इफेक्ट होता है, ए का इंडिविजुअल इफेक्ट इधर है, बी का इंडिविजुअल इफेक्ट इधर, दोनों का मिला के जो इफेक्ट होगा उन दोनों के बीच में ही आएगा। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए था, और यहां देख एग्जैक्टली बीच में इधर आया है। यही तो है, इस तरफ इसका दिशा इतना परिमाण, इतना दिशा इधर देखिए बीच में, ये सही होता। यहां पे देखो ये भी है, ये इधर आना चाहिए, देख इधर आया, ये देख आर, ये देख आर, इन दोनों के बीच में बताओ, ये बी इधर आएगा, देख इधर आया, इधर बताओ ये ए है, ये बी है, इधर आना चाहिए, तो ये तो सही है, इधर आए भी है। आ रहा है कहानी समझ में? तो दो सदिश का जो योग होता है वो दोनों सदिश के बीच में आता है, ठीक है। और उसकी तरफ ज्यादा झुकता है जिसका परिमाण ज्यादा होता है, उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा जिसका परिमाण ज्यादा होगा। तो यहां पे तुम कह सकते हो सर ये थोड़ा गलत बनाया यार आपने, थोड़ा सा गलत बनाया, यहां पे आपने बेईमानी कर ली, लंबा ले लिया, ये छोटा था। हाँ बेटा करा है बेईमानी मैंने, नहीं करना चाहिए था, गलती हो गया, नहीं करना चाहिए था। यहां पे पता है क्या होगा,
ये जो रिजल्टेंट है ना थोड़ा सा इसकी तरफ झुका होगा, बी की तरफ झुका होगा। अब कर लो, ए को छोटा करके बनाओ तो चलो तो देखते हैं। ए को छोटा करके बनाओगे तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऐसा क्यों हुआ है? तो रिजल्टेंट असल में ए छोटा है ना, तो बी की तरफ रिजल्टेंट जाना चाहिए। तो पहली बात मुझे बस इतना कंसेप्ट समझाना था कि बीच में होगा, तो बीच वाला कंसेप्ट तो समझ आ गया आपको। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो, देखो स्क्रीन पॉज करो लिखो, अब आगे तक देखो। तो ये तो कंफर्म बात है कि दो सदिश के योग का जो परिमाणी होगा बीच में आएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए आप कि परिणामी ज्यादा उस तरफ झुकेगा जिस सदिश का परिमाण ज्यादा है। जिस सदिश का परिमाण क्या है? ज्यादा है। उसको यहां पे एक तरीके से अपन देख भी लेते हैं, यहां पे इसको ढंग से समझ भी लेते हैं। देखो देखो इधर मान लो एक सदिश है ये ए, ये सदिश है ए और ये सदिश है बी। आपको लग रहा है ना कि दोनों की लंबाई लगभग लगभग बराबर है, तो इनका परिणामी थोड़ा बहुत इनके बीच में आएगा। यदि ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण से बराबर है तो ये जो आर होगा वो 45 डिग्री पर होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये है ए और ये है आपका बी, या ऐसा है कि ये है आपका ए और ये नाना 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 ये आपका बी। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो अच्छे से समझना जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बीच में नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट या इफेक्ट इसकी तरफ ज्यादा झुका होगा। ये होगा आपका रिजल्टेंट, मतलब आर वेक्टर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से कम एंगल बनाएगा। और यहां पे देखोगे तो रिजल्टेंट इधर होगा, मतलब जो रिजल्टेंट होता है वो उससे ज्यादा चिपकता है जिसका परिमाण ज्यादा हो। जो कमजोर होता है उससे ज्यादा दूर चला जाता है। किससे पास जाता है? जो मजबूत है। हमेशा जो ज्यादा मजबूत होता है उसी की तरफ तो जाके झुकता है, तो ये उसकी तरफ जाके झुकेगा जो ज्यादा मजबूत है, कमजोर के साथ नहीं जाएगा। तो कमजोर से एंगल ज्यादा बनाएगा और मजबूत से एंगल कम बनाएगा। बताओ इसमें अल्फा ज्यादा कि बीटा ज्यादा? तो अल्फा ज्यादा है बीटा से, मतलब अल्फा जिस सदिश से एंगल बना रहा है वो सदिश का मैग्नीट्यूड कम होगा। और यहाँ पे इधर मान लो अल्फा है इधर बीटा है, तो क्या बोलोगे? अल्फा कम होगा बीटा से, मतलब जिस सदिश से एंगल बन रहा है अल्फा वो बड़ा होगा, ज्यादा एंगल जिससे बन रहा है वो सदिश छोटा होगा। किसका एंगल है किसके साथ? मेन रिजल्टेंट का एंगल है ए वेक्टर और वी वेक्टर के साथ। तो क्लियर है ये बात? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। आइए 5th में चलते हैं। ये एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय साम्यावस्था में हो सकता है? मतलब मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, चारों ऑप्शन में 3-3 बल लिखा है मैंने, 3 न्यूटन 5 न्यूटन 1 न्यूटन, 3 न्यूटन 5 न्यूटन 6 न्यूटन। तो किसी वस्तु पे ये 3 पेयर में बल लगा रहा हूं मैं। इन तीनों बल से क्या वस्तु साम्यावस्था में रह सकता है? तो सबसे पहले बारे में बात करते हैं। एक ही वस्तु पे 3 बल लगा रहा हूं मैं, 3 न्यूटन 5 न्यूटन और 1 न्यूटन। 3 न्यूटन 5 न्यूटन 1 न्यूटन, मतलब बल का परिमाण दिया हुआ, दिशा नहीं दिया हुआ है। तो परिणामी शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? मतलब तीनों का सम, तीनों का योग 0 होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इनके लिए कि जो F1 वेक्टर है प्लस F2 वेक्टर है प्लस F3 वेक्टर है, उनका योग 0 होना चाहिए। अब योग 0 होने के लिए अब मुझे किसी 2 को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे देख लूं क्या कि F वेक्टर बराबर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का सम विथ निगेटिव साइन होगा। अगर मान लो तीनों एक ही दिशा में लग रहा है, तो तीनों एक ही दिशा में लग रहा है तो उनका सम कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ये तो साम्यावस्था करना है। मान लो 5 न्यूटन 3 न्यूटन 1 न्यूटन आगे लग रहा है, तो 5 3 8 1 9 न्यूटन आगे लग रहा है, 0 थोड़ी ना रहा है। 0 होने के लिए कुछ आगे लगेगा तो कुछ पीछे लगेगा। अब 0 होने के लिए मान लो 3 लोग हैं, उनका लड़ रहे हैं और उनका रिजल्ट 0 आना चाहिए, उनका जो डोमिनेंसी वो बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो मजबूत है, जो अकेला है, उसको अपोज करेंगे 2 कमजोर वाला मिलके। नहीं समझ आ रहा है? मान लो 5 न्यूटन 3 न्यूटन मिल गए और बेचारा 1 न्यूटन बचा, इसको तो कूट देंगे ढंग से। तो इन तीनों का सम 0 हो गया, तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाए। इसके लिए जरूरी है ना कि 2 कमजोर वाला मिलके बड़े वाले की तुलना करे। तो 1 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों मिल जाएगा और 5 न्यूटन को अपोज करने की कोशिश करेगा, यही कर सकता है। तो इधर देखो ये तेरा हो गया, मान ले 5 न्यूटन बीच वाला है, तो F2 का जो नेट होना चाहिए वो F1 और F3 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? F1 और F3 के बराबर। F2 बोलो कितना है? 5 न्यूटन।
मतलब ये अकेला है 5 न्यूटन। इसको ये दोनों मिलके पूरी क्षमता से अपोज करेगा। मान लो ये 3 आगे लग रहा है, 2 कमजोर बल मिल गया और मजबूत को अपोज कर रहा है 5 न्यूटन को, तो कर पाएगा क्या दोनों मिलके? नहीं, दोनों मिलके 4 ही न्यूटन होता है, फिर भी ये 5 न्यूटन जीत जाएगा। मतलब यहाँ पे इन तीनों का रिजल्टेंट कभी जीरो आ ही नहीं सकता है। रिजल्टेंट तभी जीरो आ सकता है जब दोनों कमजोर बल का योग इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। चलो यहां देखते हैं, इसमें सबसे मजबूत कौन है? 6 न्यूटन का है। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन इसको अपोज करेगा, तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और ये 6 न्यूटन है। तो ऐसा होगा कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन जो मिले हुए हैं, ऐसे मिले हुए हैं, मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है, कुछ तरीके से इस एंगल पे है, जो 5 और 3 के बीच में रिजल्टेंट आ रहा हो उनका 6, और 6 एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। यहां पे देखो बेटा, 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, 5 3 कितना होता है? 8 न्यूटन। दोनों कमजोर मिलके जो मैक्सिमम लगा सकता है 8 न्यूटन लगा सकता है, और इधर क्या है? 9 न्यूटन। तो ये उसको तुलना, दोनों मिल जाएगा पूरी तरीके से, तो भी इसको नहीं कर सकता है कंपनसेट। तीसरा देखो, 3 न्यूटन 5 न्यूटन 16 न्यूटन, तो 5 3 मिला के टोटल कितना होगा? 8, और ये अकेला 16 है, मतलब ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा? बी। देखो बेटा समझना थोड़ा सा, मैं अगर तुमसे बोलूं कि 10 + 10 5 हो सकता है क्या? 10 न्यूटन + 10 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? 10 न्यूटन + 10 न्यूटन 5 न्यूटन होगा। अरे भाई, तुम्हें यही तो कंसेप्ट मैंने यहां पे सिखाया है। देखो, मान लो 10 और 10 जोड़ा मैंने, तो 10 और 10 का सम यहाँ पे इसके परिमाण का सम 20 आ रहा है। अब ये जो रिजल्टेंट होगा उनका, वो एंगल पर डिपेंड करेगा, वो 20 से कम भी हो सकता है, वो 20 से कम भी हो सकता है, अभी देखेंगे अपन। तो इधर देखो, क्या ये बात समझ आया आपको? जो रिजल्टेंट है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का, यहाँ देखो ऐसे देखो, 5 न्यूटन 3 न्यूटन का, वो कहां से कहां तक हो सकता है? तो अगर इनके बीच का 0 डिग्री एंगल है, तो ये होगा 8 न्यूटन, और 0 डिग्री एंगल पे 8 न्यूटन, और अगर 180 डिग्री एंगल है तो ये होगा तुम्हारा 2 न्यूटन। तो 2 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 2 से 8 के बीच में F3 6 आ रहा है, मतलब ये दोनों इस एंगल पे लग रहा हो कि रिजल्टेंट 6 आएगा, और 6 को एग्जैक्टली ओवरकम कर लेगा। यहां से समझ आ रहा है बेटा बात ये? चलो दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस 2 सदिश का योग 2 नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन से 2 सदिश ए और बी 2 सदिश का योग 2 नहीं हो सकता? तो किसी भी 2 सदिश का जो योग होता है ना, वो a - b, मान लो 2 सदिश है, 2a + b के बीच होता है। इसका योग कहां से कहां तक होगा? तो इसका योग होगा 2 4 है, तो ये बनेगा 4 - 2 क्या होगा? 2। तो 2 से लेकर के ये 4 + 2 6 के बीच में कुछ भी आएगा। अगर 2 और 4 2 वेक्टर है जिसका परिमाण है 2 और 4, दिशा नहीं दिया हुआ है, परिमाण है 2 और 4, तो अगर 0 डिग्री अगर एंगल होता है तो ये 6 होगा, और 180 डिग्री एंगल होगा तो ये 2 होगा। तो 2 से 6 के बीच में लाइज करेगा ये। अच्छा चलो ये देखो, तो क्या इनका योग 2 भी आ सकता है? चलो यहां देखो, 8 और 2 कहां से कहां तक होगा? तो 6 2, अगर इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6, और अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो ये हो जाएगा 10। मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो 6 से लेकर के 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 6 से लेकर के 10 के बीच में 2 नहीं आता है। इसका जो मिनिमम है ना, 2 और 8 न्यूटन को जोड़ने पर जो इसका मिनिमम रिजल्ट आएगा ना, वो 180 डिग्री पे 6 आएगा, और 0 डिग्री पे 10 आएगा, तो 6 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आंसर है, इसमें 2 नहीं आ रहा, 6 और 8। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू 8 - 6 2 होगा, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 14 होगा। तो 14 से लेकर के 2 के बीच में कुछ भी आएगा, देखो 2 आ गया। 1 और 5, क्या ये 1 और 5? 1 और 5 का रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा 4 से लेकर के 6 के बीच में, मतलब ये आंसर आ गया। 2 आंसर आ जाएगा आपका, बी और सी। क्लियर है बेटा? बी और सी 2 आंसर आ जाएगा आपका। चलो आगे देखते हैं। अब ये कुछ कंसेप्चुअल बात है जो आपको अच्छे समझ आना चाहिए और ये याद रहना चाहिए। 2 सरेखीय सदिश का योग का परिमाण 0 हो सकता है। 2 समान सरेखीय सदिश, 2 समान सरेखीय सदिश, समान 2 अगर एक समान सरेखीय सदिश है तो उनका योग 0 हो सकता है, जब मान लो एक आगे की तरफ a लग रहा हो और एक पीछे की तरफ a लग रहा हो, मतलब ये b लग रहा हो, जिनका परिमाण सेम और दिशा एग्जैक्टली उल्टा है, तो आगे 10 और पीछे 10, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो यदि 2 समान सरेखीय सदिश हो तो उनका योग का परिमाण 0 हो सकता है। यह आपसे पूछेगा मिनिमम कितने एक समान परिमाण के सरेखीय सदिश होना चाहिए जिनका परिणामी 0 होगा? 2, एक आगे एक पीछे, अरे एक का परिणामी कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? 2। अच्छा देखिए, सरेखीय असमान सदिश है,
सरेखीय असमान सदिश कि कितनी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए ताकि उनका योग शून्य हो सके। सरेखीय असमान मतलब सरेखीय है एक ही लाइन में लेकिन असमान है। जैसे मान लो आगे की तरफ 10 पीछे की तरफ 8, मतलब ये असमान हो गए, दोनों बराबर नहीं होंगे तो रिजल्ट 0 होगा नहीं। अब इनका रिजल्ट टोटल क्या आएगा बताओ, 2 आगे की तरफ, तो तीसरा सदिश एग्जैक्टली पीछे की तरफ लग जाएगा 2। अब बताओ 3 सदिश का रिजल्ट 0 हो गया। तो अगर समान है तो 2 ही चाहिए एक लाइन में रिजल्ट 0 करने के लिए, लेकिन असमान है तो कितने न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, 3 न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, समतलीय असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या जिसका परिणामी शून्य हो सकता है वो 3 होते हैं। समतलीय असमान सदिशों की संख्या, मान लो समतलीय का मतलब एक ही तल में होता है, मान लो इधर है 10 इधर है 8, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इसी प्लेन में आएगा कहीं। 10 और 8 का सम 10 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये मान लो तेरा 12 है, ठीक है ना। तो तीसरा रिजल्ट इधर 12 अपन लगाएंगे, तो 3 असमान सदिश समतलीय अगर होंगे, सारे एक ही नहीं है, क्या है, समतलीय हैं, तो इनका रिजल्टेंट शून्य हो जाएगा। यदि 3 असमतलीय सदिश, असमतलीय मतलब वो एक तल में नहीं है, 3 असमतलीय सदिशों का परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। अब 3 असमतलीय सदिश या समान सदिश लो या असमान लो, समान लो या असमान लो कोई दिक्कत नहीं। 3 2 नहीं 3 असमतलीय मतलब समझना, मान लो एक सदिश मैंने ले लिया, ये समतलीय नहीं है, ये दूसरे तल में होगा, एक ये बी ले लिया। तीसरा सदिश जो होगा वो इसके तल में नहीं आएगा, कहीं बाहर होगा, इधर होगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं के तल में आएगा। तो 3 सदिश का परिमाण तभी शून्य हो सकता है जब वो एक ही तल में हो, क्योंकि ए सदिश और बी सदिश का जो परिमाण होता है, जो ए सदिश और बी सदिश का योग का जो परिमाण होता है वो इसी सदिश में होता है, इसी तल में होता है। तो रिजल्टेंट इसी तल में, रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर लगाओ सी, ताकि रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना, तो ये ए बी सी एक ही तल में होगा तभी शून्य हो सकता है। मान लो ए बी सी इधर है और सी तूने इधर लगा दिया, तो ये रिजल्टेंट इधर आएगा, तूने एक वेक्टर इधर लगा दिया, तो इन दोनों का सम तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा अच्छे से। तो कितने होनी चाहिए, 4। अगर तीनों असमतलीय है तो 4 होनी चाहिए न्यूनतम 0 करने के लिए। 4 कैसे, तो 4 ऐसे देखो, एक सदिश इधर ए, ये रहा बी, इन तीनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा आर, और एक रहा इधर सी। अभी आर और सी का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, इसके अपोजिट में डी लगा दो, उसका एक तल अलग ही होगा। ठीक है ना, इसलिए 4 असमतलीय सदिश का ही न्यूनतम कितने चाहिए, 4 असमतलीय सदिश, ताकि उनका योग 0 हो सके। नेक्स्ट देखिए, यदि ए तथा बी का परिणामी सदिश ए से अल्फा कोण तथा बी से बीटा कोण बना रहा है, तो इसको बना लेना चाहिए। एक ए सदिश है और ये बी सदिश है, इनका जो परिणामी सदिश है आर, ए से अल्फा और बी से बीटा एंगल बना रहा है। तो निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा संबंध सही होगा बताइए, 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन गलत है, अल्फा कम होगा या बीटा कम होगा या कौन ज्यादा होगा, इस बात पे डिपेंड करता है। अभी समझाया था मैंने कि कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर बड़ा, इस बात पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आगे। ए का परिमाण छोटा है, ए छोटा है बी से, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, तो जो बीटा होगा वो कम होगा, क्योंकि बड़े की तरफ जाके झूमेगा, बीटा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, अल्फा कम है बीटा से जब ए ज्यादा है। तो देखो ए अगर ज्यादा है तो ऐसे बनाओ, ए अगर ज्यादा है और बी छोटा है तो रिजल्टेंट तो ए की तरफ जाएगा, और यहां से एंगल जो अल्फा होगा वो बीटा से कम होगा। ठीक है ना, तो देखो क्या कह रहा है, ए ज्यादा है तो अल्फा छोटा बनेगा, बिल्कुल सही है। जो ज्यादा होता है, जो मजबूत होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, कमजोर से दूर चली जाती है रिजल्टेंट। समझ में आया, जो मजबूत है रिजल्टेंट हमेशा उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो मजबूत है, ए मजबूत है, उससे एंगल कम बनेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है, जब ए बराबर बी है तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा होगा। अगर ए बराबर बी है तो अल्फा बराबर बीटा होगा। क्लियर है बेटा बात। नेक्स्ट देखिए, यदि ए तथा बी सदिश का परिमाण आर है, ए तथा बी सदिश का परिमाण आर है तथा आर का जो मान है वो b/2 है, आर का जो मान है वो b/2 है, तो बताइए इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा वो कितना होगा। ध्यान से देखना है यहाँ पे भाई, चलो देखो इधर, क्या रिजल्टेंट सही है क्या, क्या ये त्रिभुज के योग के नियम का पालन करते हुए बनाया है क्या, बिल्कुल बनाया है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, तो बताओ कैसे होता है त्रिभुज का नियम कि पहला सदिश बनाओ, पहले सदिश का
देखो सर है, पहले सदिश के सर पे दूसरा सदिश पैर रख के खड़ा हो जाएगा। ये खड़ा हो गया, देखो इसके पैर रख के इधर खड़ा हो गया दूसरा सदिश। अब क्या होगा, पहले सदिश के पैर से दूसरे सदिश के सर को मिला दोगे तो ये बन गया रिजल्टेंट। और इसका ट्रायंगल बनाते तो पहला वेक्टर मान लो ये है, पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, तो तीसरा भुजा ये होता सी, और तीसरे भुजा के उल्टी दिशा में होता, तो देखो तीसरे भुजा के उल्टी दिशा में। ठीक है, अब कह रहा है कि थीटा का मान बताओ यदि जो r है उसका परिमाण b/2 के बराबर है। बहुत आसान सवाल है, कोई वेक्टर का कंसेप्ट नहीं लगाना। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा महसूस आ रहा है कि वेक्टर असल में त्रिभुज के नियम का ही पालन करता है यार, जिसमें लंब, आधार और कर्ण का खेल है? तो तुम्हें नहीं लग रहा कि हटाओ कौन किसका रिजल्टेंट है, छोड़ो, ये बन रहा है, ये तुम्हारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, बात खत्म। और क्या यार, तो बताओ b का एक घटक होगा x की तरफ, होगा b cos थीटा। b cos थीटा का मान एग्जैक्टली a के बराबर होना चाहिए, और b का घटक एक ऊपर की तरफ होगा b sin थीटा, जो कि r के बराबर होगा। अरे भाई इसका घटक ले लो दो, अब b sin थीटा इज इक्वल टू r है, r का मान कितना रख दोगे b/2, तो ये हो जाएगा b sin थीटा इज इक्वल टू b/2, यहां से कटेगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आ गया, बिल्कुल सही है यार। इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाओ कि कौन आर है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, कुछ नहीं करना। अच्छा एक बात सुनो, और इसको मैं फिजिकली और समझाता हूं। देखो इसमें बात एक समझना, ए इधर है, ए तूने ये बना है, और बी तेरा ये है, और इन दोनों का सम बोल रहा है कि ऊपर की तरफ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेक्टर आपका ए पीछे की तरफ है, एक वेक्टर बी आपका इस तरफ है, इसका रिजल्टेंट ऊपर हो जाए? तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, देखो ए वेक्टर पूरा का पीछे है, बी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक पीछे की तरफ कंपोनेंट होगा, ये मान लो थीटा है, तो पीछे की तरफ कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और ए रहा आपका आगे, और ऊपर होगा कंपोनेंट बी का बी साइन थीटा। तो ऐसा हो सकता है ना कि ए पीछे की तरफ जितना मैग्नीट्यूड ले रखा है, बी का मैग्नीट्यूड आगे की तरफ उतना ही होगा, तो ये तो एग्जैक्टली कैंसिल होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और दिशा विपरीत है। तो बचेगा क्या, बी साइन थीटा। तो वही तो हो रहा है, ये रिजल्टेंट का असल में जो परिमाण है वो बी साइन थीटा के बराबर है। क्लियर है क्या, ये बात समझ आया? तो एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दो सदिश F1 500 न्यूटन पूरब की तरफ है दिशा में तथा F2 250 न्यूटन उत्तर दिशा में है, तो F2 माइनस F1 बता। ये तो सीधा सीधा रिजल्ट ही दिया हुआ है। पूरब को तुम बोल लो I और उत्तर को बोल लो J। पूरब को तो तुम बोलते हो I और उत्तर को J बोलते हो, क्योंकि ये रहा ईस्ट नॉर्थ, तो IJ हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, F2 माइनस F1 वेक्टर, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खास बात नहीं है। F2 है आपका 250 न्यूटन जे कैप की दिशा में, उत्तर की तरफ जे कैप होता है, माइनस माइनस फॉर्मूले की वजह से आया है 500 आई कैप। बताओ 250 में से 500 जाएगा तो माइनस 250 आंसर लिख दो, क्या आएगा माइनस 250। टांग तोड़ दूंगा ऐसा लिखा तो, जीवन भर का मेहनत खत्म कर देगा। तो ये जे कैप में आई कैप में सीधा थोड़ी ना घटा देते हैं यार, ऐसे नहीं करना भाई। कलो सर आप ही तो कर रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं गलती इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम ना करो, अभी सीख लो, ठीक है ना। अब बताओ ये आया, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो सिंपल है भाई, F2 माइनस F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, कल ही बताया था, ये रूट अंडर 250 का होल स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर होगा। सर माइनस था तो जोड़ दिया, अरे माइनस था तो ये जे में है और ये माइनस आई में है, इसका मतलब हुआ कि ये देखो जे कैप की तरफ है और ये माइनस आई की तरफ है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ही जुड़ेगा ये मैग्नीट्यूड। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नेट मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। पूरा पिछला लेक्चर इसी पे था, देख लो। अब सर दिशा किधर होगा बताओ, तो दिशा ये रहा ना, यहां से देखो ये जे कैप ऊपर की तरफ जे कैप बताया कितना है 250 है, और माइनस आई की तरफ है 500 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। अब एंगल निकाल लो, इधर ले लो थीटा, तो ये जो tan थीटा होगा ये तुम्हारा लंब हो गया और ये तुम्हारा आधार हो गया। लंब बताओ 250 और आधार हो गया तेरा 500, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। तो क्या बोलोगे, ये परिमाण आ गया और दिशा वहां से हो जाएगा पश्चिम से tan इनवर्स 1/2 उत्तर की तरफ। अरे भाई मेरे रामलाल, यही तो एंगल तूने निकाला है, ये इधर ऊपर वाला हो गया ये लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया इधर रिजल्टेंट इसका। तो लंब बटा आधार हो जाएगा tan थीटा से एंगल आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया तेरा एंगल, डायरेक्शन आ गया, कोई खास बात नहीं। आगे देखो
इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा आर बराबर ए प्लस बी, ये क्या लिखा है यार? ये कह रहा है कि ए सदिश तथा बी सदिश का जो सदिश योग है वो आर वेक्टर के बराबर है, और ये मतलब कह रहा है कि ये जो ए और बी है उसका वेक्टर सम है आर, और कह रहा है कि आर बराबर ए प्लस बी हो गया। तो बताइए आर बराबर ए प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आर का मैग्नीट्यूड। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे आप? तो एक तरीका ये है आपके पास कि आर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको लिखने का तरीका ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिखते हैं भाई। हाँ ये तो जनरलाइज रिजल्ट है सर। अब इस जनरलाइज रिजल्ट को इस इक्वेशन में लगाओगे तो आर बराबर उसने पूरा का पूरा बता दिया ए प्लस बी, तो इसको लिख दो ए प्लस बी। आर बराबर ए प्लस बी, तो आर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी है। ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा, इधर ले आओ तो होल स्क्वायर, इस रूट को इधर ले आओगे तो होल स्क्वायर होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, इधर होल स्क्वायर खुला हुआ है, तो उधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे रे राम लाल प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2ab नहीं आता है, मोदी जी का भाषण याद करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर आया 2ab बराबर 2ab cos थीटा, यहाँ से 2ab से 2ab का एक्स्ट्रा जो 2ab आया था कट गया, cos थीटा बराबर 1 आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। सर हमें तो डायरेक्ट पता था। किसको पता था डायरेक्ट? ये काम करने की जरूरत नहीं है, पूरी मजदूरी है ये। आधी जनता सर बेहोश कि सर क्या बात कर रहे हो, ऐसी तो हम सीखे हैं। नहीं बेटा, ये ए और बी वेक्टर का वेक्टर सम है आर, और यहां पे देखो सिंपल कह रहे हैं आर बराबर ए प्लस बी। ये कब हो सकता है? दो वेक्टर का सम स्केलर जैसा कब जुड़ सकता है? जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तभी तो 10 10 20 हो जाता है सीधा, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कटेगा तो ए बराबर बी आ जाएगा। ये तो प्राइमरी रिजल्ट था भाई। क्या कर दिया यार। और यही पूछा था नीट 2016-17 में, 16-17-18 में ऐसे ही सवाल पूछे थे डायरेक्ट। ये पूछे हुए सवाल है बेटा, ढंग से देखना फिर से। ये कह रहा है आर वेक्टर और ए प्लस बी, जब ऐसा लिखा हो तो ये कहने का अर्थ ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ने के बाद आर वेक्टर मिल रहा है, एंड आर बराबर ए माइनस बी। बताओ थीटा 180 डिग्री। सर समझ गया लॉजिक, थीटा 180 होगा। समझ गया क्या? लॉजिक समझ आएगी नहीं आया? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? तो ये सम किया, लेकिन घट कैसे गया? जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तथा आर बराबर ए प्लस आर बराबर ए बराबर बी, ये कैसे हो जाएगा यार? तो हो सकता है, आपने क्या बोला था कि 10 और 10 का सम क्या होगा? 0 से 20 के बीच में। अच्छा बोलो 4 और 6 का सम कहां से कहां तक होगा? तो 4 और 6 का सम होगा 2 से लेकर 10 के बीच में। तो 2 से लेकर 10 के बीच में 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। अरे भाई कहां हो? 6 प्लस 4 बराबर 4 होगा। सर्च मत करो सर, आज 2 दिन तक मैं सोया नहीं सर, समझ नहीं आ रहा 4 प्लस 6 बराबर 4 कैसे होगा? वेक्टर है भाई, यही होता है। 6 प्लस 4 बराबर 4। आधी जनता को सर अब हमें 2 दिन तक नहीं आएगा नींद। क्या अब आपने क्या बोल दिया? तो बेटा जो पढ़ा रहा हूं वही बोल रहा हूं, नया बात थोड़ी ना बोल रहा हूं यार। किसी भी दो वेक्टर का सम उसके सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन से लेके मैग्नीट्यूड के एडिशन के बीच में होता है। मान लो तुम 2 और 2 को जोड़ रहे हो, तो 2 और 2 को जोड़ोगे ना, तो वो 2 और 2 का सम 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी होगा। तो 2 और 2 का सम 1 भी हो सकता है क्या? हाँ होगा। 2 प्लस 2 बराबर 1। और घर पे किसी को मत बताना ये बात कि आप मास्टर आज सिखाया 2 प्लस 2 बराबर 1, खुद में ही रखना। फिजिक्स है बेटा, नहीं पचेगा सबको ये बात। 4 प्लस 6 बराबर 4 भी हो सकता है, 4 प्लस 6 बराबर 6 भी हो सकता है, 4 प्लस 6 बराबर 1 भी हो सकता है। ना 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 ना, 1 नहीं होगा। 6 माइनस 4 बराबर क्या होता है? 2। तो 4 प्लस 6 बराबर 2 भी हो सकता है, अगर एंगल वहां पे 180 डिग्री होगा तो। 4 प्लस 6 बराबर 3 भी हो सकता है, 4 प्लस 6 बराबर 4 भी हो सकता है, 4 प्लस 6 बराबर 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉज करके पहले ऊपर की कहानी लिख लो, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा? देखो पॉज करके लिख लिया ना भाई, आगे देखो क्या है कहानी। ये कह रहा है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा आर बराबर ए प्लस बी, तो ए तथा बी के बीच का कोण बताइए। आओ करते हैं। आर वेक्टर बराबर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तथा आर बराबर ए प्लस बी है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर सम से कैसे लिखा जा सकता है? तो ये लिखा जा सकता है आर का आर इज इक्वल टू रूट अंडर होता है उसको किधर ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसने क्या बोला कि आर ए बी सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सबको ए रख दो, ये सबको आर रख दो, सबको ए रख दो। चलो तो आर भी ए के बराबर है, तो आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। कैसे यहाँ पे कैसे? तो a और b बराबर a है, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो टर्म क्या बचेगा? देखो ऐसे सबको सीधा मत लिख देना, ये 1 बराबर 1 + 1 2 प्लस 2 cos थीटा ये बनेगा। अब 2 cos थीटा को इधर रखो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 बराबर -1, हेंस cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आंसर। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 120 डिग्री आंसर। तो बताओ अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो उनके बीच का एंगल कितना रहा होगा? 120 डिग्री। मतलब 10 + 10 बराबर 10, जब 10 और 10 के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। 5 + 5 बराबर 5, जब 5 और 5 के बीच में एंगल 120 डिग्री का होगा। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट देखिए, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर, तो ए और बी के बीच के एंगल बताओ। तो तुम्हें कन्वेंशनल तरीका भी बताया है और लॉजिक से भी करना सीखा है। क्या करोगे? तो जो मेन फॉर्मूला होता है ये वाला लिख लोगे और उसमें आर स्क्वायर को किसके बराबर रखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर रखोगे। देख ठीक है ना? तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। कैसे बताऊं? क्या बताई दूं? क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ पे आर स्क्वायर को लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 2ab cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर आ गया। अरे रामलाल सही बोल दिया यार। चल देख आगे, आगे कुछ है ही नहीं, और आगे देख, आगे भी कुछ नहीं है सर, ये तो आपने पहले बता दिया। तो अब देखो क्या करते हैं अपन। इफ यदि इफ नहीं चलेगा यहाँ सर, हिंदी मीडियम है सर, कैसे लिख देते हो आप? ये सब नहीं चलेगा। ठीक है भाई, नहीं चलेगा, यदि लिख दिया मैंने। अब देखो, यदि ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण बराबर ए है, मतलब ए और बी वेक्टर का परिमाण बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट बराबर बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, बी को क्या लिखोगे? बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल सही बात है सर। और मैं क्या करूं कि परिमाण बराबर, तो इसको भी क्या लिख दोगे आप? ए। इसको भी क्या लिख दोगे? इसको भी क्या लिख दोगे? ए। तो b के जगह पे भी क्या पुट कर दोगे? a। तो क्या बनेगा ये? a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। यहां से 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लो। 2a स्क्वायर तो बाहर निकालोगे तो पूरा ही बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर निकालोगे तो ये बचेगा 1 + cos थीटा। आपको पता है 1 + cos थीटा को लिख सकते हैं अपन, कुछ लिख सकते हैं क्या? 1 + cos थीटा याद करिए, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चल प्रूफ कर देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो cos थीटा को लिख सकते हो तुम cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो सर, ये भी नहीं याद आ रहा, तो चलो यहां लिखो cos 2 थीटा को लिख सकते हो तुम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? cos थीटा को लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा था, तो इसका एंगल आधा कर दो, इसको थीटा कर दोगे, इसका 2 से डिवाइड कर दे इसको एंगल को, इसको एंगल से 2 से डिवाइड करो तो इधर भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है सर, ये बन गया। अब क्या करोगे? अब ये करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, -1 उधर चला जाएगा तो ये बनेगा 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? a रूट अंडर 2 और a + cos थीटा, 1 + cos थीटा को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ज्यादा तेज बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक मैथ में पढ़ोगे आप, कोई खास बात नहीं है। तो देखो 2 क्या होगा? 4 का रूट क्या होता है? 2, तो ये बनेगा आपका 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बन जाएगा आपका 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है भाई, 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सर अब क्या करेंगे? तो रिजल्टेंट आपने लिखा है, कोई खास बात है नहीं। तो पहली बात है यही सवाल तुमसे पूछा जाएगा, एक्सरसाइज में ये सवाल होंगे। दूसरी बात, इसको अगर जनरलाइज किया जाए r बराबर 2a cos थीटा बाई 2, ये कब आएगा? जब a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो ऐसे वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो ऐसे सदिश का योग जिनका परिमाण समान है, दो ऐसे सदिश का योग, दो ऐसे सदिश का योग जिनका परिमाण समान है। 4 बार बोल दिया, लिख लो। अब देखो, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा
60 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 120 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है। तो इसका परिमाण देखते जाना क्या होगा। अगर थीटा 0 तो cos 0 क्या होता है 1, तो r बराबर आएगा 2a, होना भी चाहिए। अगर दो सदिश एक ही परिमाण का a और a 0 डिग्री पर लगा तो a प्लस a बराबर क्या होगा 2a। अच्छा अगर 60 डिग्री है तो देखो 60/2 तो cos 30 हो जाएगा। ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कटेगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा √3a। तो आसान है, दो सदिश कई बार दो सदिश को जोड़ना पड़ता है जिनका परिमाण सेम होता है, तो याद रख सकते हो 0 थीटा 30 पे ही जोड़ना होगा। तो 0 डिग्री पे 2a हो जाएगा सिंपल, 60 डिग्री पे √3a हो जाएगा। आगे देखिए बेटा 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, तो r बराबर 90 डिग्री पे हो जाएगा √2a। सॉरी ये कैसे, तो देखो 2a 90/2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 से 2 कटेगा तो √2a बनेगा। समझ रहे हैं तेजी में एकदम। एक cos 120 बटा दो, cos 120 बटा दो, cos 60 की वैल्यू थी 1/2, तो r बराबर क्या आएगा 2। तो अभी तो हमने ये सॉल्व किया था, कहां किया था, ये देखो 120, ये किसके लिए आया था, तो इस सवाल के लिए आया था। a वेक्टर बराबर r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मतलब r a प्लस बी का योग है, जहां पे r का परिमाण a का परिमाण b का परिमाण सेम आ गया। तो इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए 120 डिग्री। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यदि a और b का परिमाण सेम है तो 120 डिग्री पे उनका रिजल्टेंट का परिमाण सेम हो जाता है। तो बताओ r बराबर क्या आएगा, r बराबर a के बराबर आएगा। क्लियर है बेटा ये बात। और 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 180/2 मतलब cos 90 की वैल्यू होती 0। तो ये वाली बातें अपने को याद रहनी चाहिए, क्योंकि आगे वेक्टर का यूज आप करेंगे समतलीय गति में, है ना, एक तल में जो गति होता है 2D में, और करेंगे आप NLM में, और आगे करते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे, पूरे 12वीं में होगा। तो बिना वेक्टर का आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वेक्टर फिजिक्स में एक मैथमेटिकल टूल की तरह यूज होता है, और यही तो वो टूल है जो डायरेक्ट यूज करना है आपको। मान लो एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। फोर्स समझते हो ना, 9th क्लास में नाम सुना है, एक बल इधर 10 न्यूटन का, एक बल इधर 10 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। तो बताओ दोनों बल का योग क्या होगा, दोनों बल का 10 होगा, 10 + 10 = 10। अगर दो सदिश का योग परिमाण बराबर हो, यदि दो सदिश का परिमाण बराबर हो और उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो, यदि दो सदिश का परिमाण बराबर उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो उनके रिजल्टेंट का परिमाण भी उस सदिश के परिमाण के बराबर होगा, उस सदिश के परिमाण के बराबर होगा। ये रहा, समझ में आ रहा है ये बात, क्लियर है। इसको लिखिए ढंग से।